30 subscribed. It not reached. I can't post part 10. तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विज़र्ड किंग सर जूलियस मारे जाते हैं। लाइट को ये दोनों मैजिक स्टोन मिल जाते हैं जिन्हें ये इस टैबलेट में लगा देता है और सारे के सारे एल्व्स को ह्यूमंस की बॉडी में वापस से जिंदा कर देता है, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, सारे के सारे इंसानों को खत्म कर अपना बदला लेना। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये लाइट असल में था ही नहीं, इसका नाम पैट्री होता है एंड ये भी लाइट की तरह एक एल्फ था। एंड असली लाइट यहाँ पर यूनो के सामने इस बेस पे सो रहा होता है। बहुत सारे मैजिक नाइट्स एल्फ बन गए होते हैं जो अब लाइट की तरफ से लड़ेंगे और सारे इंसानों को मारेंगे, जैसे कैप्टन शार्लेट, लांग्रिस, लक, पूली, यहाँ तक कि हमारा यूनो। एंड सोचो अगर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसका एल्फ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर हमने देखा था कि कैप्टन वर्मिलियन आस्था और जोरा को बचाने के लिए इन दोनों को उस हॉल से बाहर फेंक कर रास्ता बंद कर देती है एंड अकेले तैयार हो जाती है इन पांचों एल्फ से लड़ने के लिए। एंड फिर इधर हम यामी सर और कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो एक एल्फ बन गई होती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं एंड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक दूसरे के ऊपर यूज कर देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं सॉल विज़र्ड किंग की बॉडी को एक सेफ जगह पर देती है। आखिर था कौन इसके अंदर? एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं। यकीन नहीं होता वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शायद उसका एम खाली मेरे अटैक को रोकना था और इस लड़की की बॉडी को हर्ट नहीं करना था, वरना वो अपने उस अटैक से आसानी से मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता था। खैर अब तो वो मारा गया। चलो तुम दोनों को किसी सेफ जगह पर लेके चलती हूँ। एंड फिर कैप्टन शार्लेट वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हमारे यामी सर बाहर निकलते हैं। ये मारे नहीं होते। कहाँ गई वो? मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं बस सो रहा था। लगता है वो चली गई। अभी थकने का टाइम नहीं है यामी, अभी बहुत लड़ाई करनी है। एंड फिर इधर हम क्रिम्सन लायन स्क्वाड के बेस पे देखते हैं। स्क्वाड का वाइस कैप्टन रैंडल भी एक एल्फ बन गया होता है एंड क्योंकि ये एक एल्फ बन गया होता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि अकेले पूरे के पूरे क्रिम्सन लायन स्क्वाड को बजा रहा होता है। एंड कैप्टन फुगिलियन यहीं पर बेहोश पड़े होते हैं जो अभी तक की होश में नहीं आए होते। रैंडल होश में आओ। मैं रैंडल नहीं हूँ इंसान। एंड रैंडल आसानी से अपने एयर मैजिक से लियो के अटैक को रोक देता है एंड लियो को बहुत इंजर्ड कर देता है। तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड ये सारे के सारे लोग फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड अकेले ही इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लियो इसके ऊपर वापस से अटैक करता है, लेकिन लियो का फायर मैजिक रैंडल की एयर मैजिक के सामने किसी काम का ही नहीं होता एंड लियो वहीं पर गिर जाता है एंड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है बच्चे, अब तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड लियो को लगता है कि वो सच में अब शायद मरने वाला है, लेकिन तभी फुगिलियन के टावर के ऊपर एक अजीब सी चीज गिरती है एंड ये पूरा का पूरा कैसल जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? एंड तभी कैसल के अंदर से निकल कर आते हैं कैप्टन फुगिलियन, जिन्हें पैट्री ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था एंड इसका मैजिक स्टोन ले लिया था। एंड शायद तुम्हें याद होगा कैप्टन फुगिलियन का हाथ कट चुका था, लेकिन लियो देखता है कैप्टन फुगिलियन ने फायर से अपना हाथ बना लिया होता है एंड लियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बड़े भाई को वापस होश में देखकर। किसने कहा लड़ाई खत्म हो चुकी है रैंडल? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। एंड तभी ये एल्फ एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये देखता है कैप्टन फुगिलियन के हाथ पर बैठा होता है वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक, द फायर स्पिरिट सैलमेंडर, जो कि पहले फाना के पास था। एंड असल में क्योंकि फाना जो इस फायर सैलमेंडर की प्रीवियस ओनर थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये सैलमेंडर किसी ऐसे की तलाश में था जो सच में इसकी पावर के काबिल हो। एंड इस सैलमेंडर ने कैप्टन फुगिलियन को अपना अगला ओनर चुना होता है। ये नहीं हो सकता, एक इंसान को एक स्पिरिट का वरदान कैसे मिल सकता है? आ जाओ रैंडल, भूलो मत तुम सिर्फ एक इंसान हो। सैलमेंडर ब्रीथ, एयर शील्ड। लेकिन फुगिलियन का अटैक भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये आसानी से रैंडल को हरा देता है एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये तुम लोगों के खुश होने का टाइम नहीं है, तुम लोगों को मेरे साथ चल के क्लोवर किंगडम को बचाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें तुम्हारी जान ही क्यों ना देनी पड़े, और ये तुम्हारे कैप्टन का ऑर्डर है। लेकिन भैया अब दीदी स्क्वाड की कैप्टन बन गई है, आप नहीं क्या? एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन के बेस पे देखते हैं एंड स्क्वाड के सारे लोग एल्फ बन गए होते हैं। एंड असल में पैट्री ने अपनी स्क्वाड में खाली उन लोगों को ही लिया था जिनके अंदर एक एल्फ की सोल थी। चलो इन सारे इंसानों को उनके किए की सजा देते हैं। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जिसको यामी सर उठा देते हैं। चलो फिनरल बहुत रेस्ट हो गया, अब क्लोवर किंगडम को बचाने का टाइम है। एंड फिर इधर हम कैप्टन वर्मिलियन को देखते हैं जो अकेले इन 5 एल्फ से लड़ रही होती है एंड ये होती भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अकेले इन 5 एल्फ को नहीं हरा सकती। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरे रिफ्लेक्स और सेंस इतने स्लो क्यों हो रहे हैं? मेरे स्नो पैरालिसिस मैजिक की वजह से। मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक नहीं होश में रहने वाली। एंड तो भी राया वर्मिलियन के ऊपर यामी सर के डार्क ब्लेड से अटैक कर
देता है एंड पूली अपने एंजल विंग से एंड कैप्टन वर्मिलियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तुम्हें चुपचाप यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज ही के आज तुम सारे इंसान मारे जाओगे। शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं मारी जाऊँ वो ठीक है, लेकिन मैं भागने नहीं वाली। माना जोन। एंड तो भी कैप्टन वर्मिलियन इस पूरे के पूरे हॉल को अपने माना जोन से घेर लेती है एंड तैयार हो जाती है अपने फाइनल अटैक को करने के लिए, जिसके बाद ये और कोई अटैक नहीं कर पाएगी। ये सारे के सारे लोग कैप्टन वर्मिलियन की इतनी ज्यादा मैजिकल पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर इस ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? एंड कैप्टन वर्मिलियन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देती है एंड इन पांचों एल्व्स को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा तो होता नहीं। बाप रे, यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक इंसान है। लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन बोलती है, आ जाओ, मैं अभी जिंदा हूँ। एंड कैप्टन वर्मिलियन के पास अब इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो हिल सके। मानना पड़ेगा, ये औरत सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। एंड फिर इधर हम आस्था और जोरा को देखते हैं। हमें वापस जाना होगा। जोरा, पागल हो क्या? तुमने देखा नहीं वो पांचों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर हम वापस नहीं गए तो कैप्टन वर्मिलियन मारी जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा, उन्होंने अपनी जान को हम दोनों के लिए कुर्बान की है। अगर हम वापस गए तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा आस्था। एंड ये दोनों की दोनों भी अब क्या ही कर सकते थे। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं। ध्यान से सुनो इंसान, तुम भले ही एक इंसान हो, लेकिन हम एल्व्स तुम्हारी पावर और डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हम पांचों एल्व्स साथ में अपने मैजिकल पावर को कंबाइन कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक से तुम्हें खत्म करेंगे। एंड तभी ये पांचों एल्व्स अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर कैप्टन वर्मिलियन को खत्म करने के लिए इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे की दीवार तोड़कर आ जाते हैं हमारे आस्था भाई और जोरा। और ऑब्वियसली भाई हमारे आस्था भाई भागने वालों में से थोड़ी है। एंड तभी जोरा अपने ट्रैप स्पेल से इनके मैजिक अटैक को अब्सॉर्ब करके वापस इन लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। लेकिन आस्था भाई का कुछ और ही प्लान था भाई। एंड आस्था वापस से इस अटैक को जोरा की तरफ अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है एंड जोरा दोबारा से इस अटैक को अब्सॉर्ब कर वापस से लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट, मतलब 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। एंड तभी जोरा और आस्था जोरा के मैजिक स्पेल से वहाँ से कैप्टन वर्मिलियन को लेकर निकल जाते हैं। इन लोगों के उस अटैक से सारे एल्व्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, सिवाय राया के, जो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर बच गया होता है एंड आस्था को पकड़ लेता है। तुम्हें मेरे साथ लाइट के पास चलना होगा ताकि लाइट तुमसे उसकी ये ग्रिम वॉर तुमसे वापस ले सके। एंड आस्था कैप्टन वर्मिलियन को जोरा के पास फेंक देता है। आस्था! एंड राया आस्था को लेकर लाइट की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम मिमोसा को देखते हैं। आखिर हो क्या गया तुम लोगों को? क्लॉस, हेमन, यूनो, हम वो नहीं है जिन्हें तुम जानती थी। हम एल्व्स हैं जिन्हें तुम इंसानों ने धोखे से मारा था, और अब हम लोग तुम इंसानों से उस चीज का बदला लेंगे। एंड ये दोनों मिमोसा के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड मिमोसा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों मिमोसा को भागने नहीं देते हैं एंड इसको पकड़ लेते हैं। लगता है यूटारो अभी तक होश में नहीं आया। हाँ, वो भी शायद लाइट की तरह थोड़ी देर बाद होश में आएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए इंसान। एंड ये दोनों मिमोसा को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था और राया वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, मिमोसा एंड आस्था को देखकर मिमोसा बहुत खुश हो जाती है एंड तभी आस्था देखता है कि क्लॉस और हेमन भी एक एल्फ बन गए होते हैं। रुक जाओ क्लॉस, हेमन, तुम लोग को वापस से होश में एंड तभी आस्था यूनो को देखता है एंड अब ये थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि यूनो भी एक एल्फ बन चुका था, जिसका मतलब था कि आस्था को अपने खुद के भाई से लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यूनो! एंड फिर इधर हम मैग्मा और वेनेसा को देखते हैं एंड ये अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसको पता ही नहीं होता कि किंगडम में क्या हो रहा है। एंड फिर इधर हम जोरा, नोएल और नोसेल को देखते हैं एंड ये सारे के सारे किसी तरह बच के सीक्रेट बेस से बाहर निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम क्लॉस और हेमन को देखते हैं, जिन्होंने आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड क्योंकि ये दोनों अब एल्फ बन गए होते हैं, इसलिए ये दोनों हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गए होते हैं एंड इसीलिए आस्था इनसे ढंग से लड़ नहीं पा रहा होता और ना तो अपने डीमन फॉर्म में जा पा रहा होता है मिमोसा को बचाने के चक्कर में। ओए, तुम दोनों को याद तो है ना, हम लोग उस लड़की को तब तक नहीं मार सकते जब तक लाइट आके उसकी ग्रिम वॉर ना उससे ले ले। लेकिन हाँ, तुम दोनों चाहो तो उस लड़की को मार सकते हो जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड आस्था समझ जाता है कि वो अकेले इन तीनों को मिमोसा के रहते नहीं हरा सकता। एंड तभी आस्था बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर कैसे तुम किसी को खुद को कंट्रोल करने दे सकते हो? तुम्हें दिखता नहीं क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? कहीं तुम हमारे सपने को तो नहीं भूल गए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए हम दोनों किस लिए राइवल्स बने थे? क्या तुम भूल गए हो तुम्हें द विज़र्ड किंग बनना था? यू नो! एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनका अटैक आस्था को छूता तक नहीं, क्योंकि हमारे आस्था के सामने खड़ा होता है आस्था का राइवल यूनो। एंड भाई असल में एल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने कि इन लोगों ने आसानी से कैप्टन शार्लेट तक की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। किसी
किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल को, वो भी एक एल्फ के रीइंकार्नेशन को अपोज कर सके। लेकिन हमारे यूनो के अंदर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये उल्टा इसके अंदर के एल्फ को सुला देता है और इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। एंड अब यूनो के पास इसके अंदर के एल्फ के बराबर की पावर हो गई होती है। यूनो, तुम वापस होश में आ गए क्या? लेकिन तुम्हारे कान तो वैसे ही है। यूनो, देखो हम दोनों के कान एक जैसे हैं। चुप रहो बेल। क्या तुम मुझे चुप करा के इस चूजे से बात करना चाहते हो? चूजा किसको बोला तुमने? एंड इनके सामने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़े होते हैं और आस्था और बेल में लड़ाई हो जाती है। अरे पहले मुझे तो नीचे उतार देते फिर लड़ते। यकीन नहीं होता, इस लड़के ने यूटारो की सोल को सुला दिया। इसकी विल पावर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट, आखिर कब तक होश में आओगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूटारो की बॉडी पर कब्जा करने की इंसान? यही चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर के बॉडी पे कब्जा करने की? एंड ये दोनों के दोनों यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूनो आसानी से इनके अटैक को रोक देता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों अपने मैजिक को साथ में कंबाइन करने लगते हैं एंड ये दोनों साथ में मिलके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से आस्था, ये दोनों बहुत खतरनाक है। क्या मजाक कर रहे हो यूनो? मैं इनसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। एंड फिर यूनो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेमी गॉड फॉर्म में एंड आस्था ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने हाफ डीमन फॉर्म में। एंड ये दोनों के दोनों साथ में इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड एक बार में इन दोनों एल्व्स की बैंड बजा देते हैं। ये दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आस्था और यूनो ने एक बार में दो एल्व्स की बैंड बजा दी होती है। लेकिन तभी लाइट होश में आ जाता है। इन सारे के सारे एल्व्स का असली लीडर, इन सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हैमॉन और क्लॉस को पकड़ लेता है और उन्हें गिरने नहीं देता। बाप रे, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, आखिर कौन है ये? नेरो भी बाहर निकल आती है एंड आस्था से यहाँ से भागने के लिए कहने लगती है। एंड तभी लाइट जमीन में घुसी हुई अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड आस्था और यूनो तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। आस्था तैयार तो ना? और क्या? एंड अगले ही पल यूनो आस्था को पता भी नहीं चलता एंड लाइट इन दोनों के बगल में होता है। लाइट आस्था से उसकी डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड छीन लेता है एंड आस्था को खत्म करने वाला होता है। एंड इतना सब इसने एक पलक झपकने की भी स्पीड से तेज किया होता है। आस्था! एंड तभी यूनो किसी तरह आस्था को बचा लेता है। एंड तुम लोग समझ रहे हो, लाइट की स्पीड पैट्री और विज़र्ड किंग से भी ज्यादा होती है भाई। एंड फिर स्टार्ट होती है एक बहुत ही भयानक फाइट, एक ऐसी फाइट जिसमें हम पहली बार आस्था और यूनो को साथ में लड़ते हुए देखेंगे। इन तीनों की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि मिमोसा को ये तीनों दिख ही नहीं रहे होते। आस्था अपने हाफ डीमन फॉर्म में होता है एंड यूनो अपने डेमी गॉड फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये दोनों लाइट की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रहे होते हैं। एंड कैसे ही देंगे भाई, लाइट एल्व्स का लीडर होता है, वो पहला इंसान जिसे द फोर लीफ ग्रिमवॉर मिली थी एंड लाइट अकेले ही आस्था और यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। आस्था तुम्हारे पीछे, हमें कुछ भी करके इसे एक जगह पर रोकना होगा। विंड मैजिक, टोर्नेडो ट्रैप। एंड यूनो लाइट को अपने ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है एंड आस्था लाइट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाइट को आस्था छू तक नहीं पाता एंड लाइट उल्टा आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यूनो अपने विंड एरोस को लाइट के ऊपर तान देता है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें छोड़ता लाइट इसके बगल में होता है एंड इस पर अटैक कर देता है। आखिर हम क्या करें आस्था, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसकी बैंड बजा और क्या। लेकिन तभी लाइट आस्था को अपने अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड आस्था को एक तालाब में फेंक देता है। लाइट आस्था को बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो यूज कर देता है अपना स्पिरिट स्टॉर्म अटैक। लेकिन भाई लाइट आस्था की डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड का यूज करता है और यूनो के पूरे स्पिरिट स्टॉर्म को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब समझ रहे हो, लाइट बिना किसी मैजिक या ग्रिमवॉर का यूज किए सिर्फ अपनी तलवार से आस्था और यूनो की बैंड बजा रहा होता है। एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जिसका हाफ डीमन फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। चलो एक तो गया, बस एक और। एंड फिर इधर हम यूनो और लाइट की भयानक फाइट देखते हैं एंड अगर अभी यूनो के पास एक एल्फ की पावर और स्पीड ना होती तो ये कब का हार चुका होता। आखिर क्या करूं मैं, मेरा एक भी अटैक इसकी स्वॉर्ड की वजह से इसे लग ही नहीं रहे। ठीक है, टोर्नेडो ब्लास्ट। एंड यूनो के सारे मैजिकल अटैक्स लाइट आसानी से आस्था की स्वॉर्ड का यूज कर एब्सॉर्ब कर ले रहा होता है। अभी माना जोन। एंड तभी यूनो लाइट को अपने माना जोन में घेर लेता है एंड लाइट के ऊपर पीछे से इसका स्पिरिट स्टॉर्म अटैक यूज कर देता है लाइट। लेकिन लाइट बिना इसके अटैक को देखे बस उसे सेंस करके यूनो के स्पिरिट स्टॉर्म अटैक को भी अपने तलवार से एब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी यूनो बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया है, इसके दोनों हाथ अभी पीछे हैं, अभी टाइम है इस पर अटैक करने का। आस्था! और तभी जमीन को चीर कर निकलते हैं हमारे आस्था भाई एंड अगले ही पल आस्था हजारों मीटर ऊपर यूनो के बगल में होता है भाई। आखिर है कौन ये दोनों? एंड ये दोनों के दोनों साथ में मिलकर लाइट के ऊपर अटैक
कर देते हैं, लेकिन लाइट इन दोनों के अटैक को अपनी दूसरी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है एंड आस्था इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी लाइट आस्था की डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड से जितना भी मैजिकल पावर इसने अभी तक की यूनो के अटैक से अब्सॉर्ब किया था उतना एक बार में आस्था और यूनो के ऊपर यूज कर देता है। एंड भाई इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पूरे के पूरे इस बेस को बीच से काट देता है एंड ग्रेविटो सिटी के आधे जंगल को तबाह कर देता है। मतलब समझ पा रहे हो ना तुम लोग ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने आस्था और यूनो को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अकेले हरा दिया होता है। एंड फिर लाइट नीचे आ जाता है। मानना पड़ेगा लाइट, इतने टाइम बाद भी तुम जरा से भी वीक नहीं हुए। अब तुम इस बच्चे से अपनी ग्रिम वॉर वापस ले लो, फिर हम सब चलते हैं रॉयल कैपिटल पर कब्जा करने। नहीं, वो ग्रिम वॉर अब मेरी नहीं हराया, चलो यहाँ से। ओह, जैसी आपकी मर्जी लीडर। एंड फिर यहाँ पर कॉप भी आ जाता है एंड ये भी एक एल्फ बन चुका था जिसके मैजिक से इस बेस के सारे एल्फ एक साथ आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूनो ने किसी तरह एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल का यूज कर खुद को आस्था और मिमोसा को बचा लिया होता है एंड जोरो और कैप्टन वर्मिलियन भी इन्हीं के साथ होते हैं। ओह नो, मैं मर गया, अब मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा? जिंदा हो तुम गधे। एंड तभी ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। यकीन नहीं होता ये दोनों कॉमनर्स अकेले उस लाइट के साथ लड़के जिंदा बच गए। एंड तभी नोजेल इन लोगों के पास एक सीक्रेट मैजिक आइटम रख देता है जिससे ये सारे के सारे लोग बहुत तेजी से हील होने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये अपने बालों के रहते देखते कैसे है? उन सब बातों का भी टाइम नहीं है आस्था। एंड तभी नोएल और किड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड ये दोनों भी सेफ होते हैं। मेरे को इतनी चोट लगी है लेकिन फिर भी मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। कैसा पागल है ये? तुम ठीक तो हो ना आस्था? हाँ मैं ठीक हूँ। आस्था तुम्हारा भाई ये भी एक एल्फ बन गया है। हाँ लेकिन मैं अभी भी होश में हूँ। एंड तभी नोजेल को एक मैसेज मिलता है कि बहुत सारे मैजिक नाइट्स एल्फ बन गए होते हैं एंड रॉयल कैपिटल में पूरी तरह से तबाही मच रही होती है चारों तरफ। तैयार हो जाओ तुम लोग, हम लोग रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। एंड फिर इधर हम हाजे विलेज में देखते हैं एंड इन सारे लोगों को एल्फ्स का ये बेस रॉयल कैपिटल की तरफ जाते हुए दिखता है। एंड तभी इन लोगों के सामने भी आ जाता है एक एल्फ। एंड तभी फादर इससे कहते हैं जरा सुनिए, आप तो एक मैजिक नाइट हो ना, आप हमें बता सकते कि ये हो क्या रहा है? हाँ क्यों नहीं, एक नई दुनिया का जन्म हो रहा है जहाँ पे तुम जैसे पापी इंसान नहीं होगे क्या? एंड तभी ये एल्फ आस्था और यूनो के परिवार के ऊपर हमला कर देता है एंड फादर इसे रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन ये कहाँ इस एल्फ को रोक सकते थे? ये पूरे के पूरे हाजे विलेज के लोगों के ऊपर दर्दनाक पॉइजन मैजिक यूज कर देता है एंड फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। एंड ये सारे के सारे बच्चे सिस्टर लिली के पीछे छुपे होते हैं। तुम इंसानों को समझ नहीं आता, आज तुम सबका मरना तय है। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। प्लीज, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, आखिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? एंड नाश भी सिस्टर लिली के पीछे होता है एंड ये भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, कोई बचाओ हमें। लेकिन तभी इसे आस्था की बात याद आ जाती है। नाश, अब क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन सबको प्रोटेक्ट करने की, मरो अब तुम सब। एंड ये आदमी सिस्टर लिली के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूज कर देता है। लेकिन तभी नाश सिस्टर लिली को बचाने के लिए इनके सामने आ जाता है, जबकि ये जानता था कि ये कुछ भी करके इसके अटैक को नहीं रोक सकता। नाश! एंड नाश को इसका अटैक लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं आस्था और यूनो एंड नाश को इसके अटैक से बचा लेते हैं। बहुत अच्छे नाश। सिस्टर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं आस्था और यूनो को अपने सामने खड़ा देखकर। तुम दोनों आ गए, आस्था, यूनो। एंड असल में ये लोग भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन यूनो ने ऊपर से सेल्फ की पावर को सेंस कर लिया था एंड ये लोग तुरंत ही नीचे आ गए थे इसको रोकने के लिए और ये बाकी के लोग रॉयल कैपिटल की तरफ निकल गए थे। फादर, यूनो और आस्था आ गए, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते। एंड ये इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन आस्था यूनो के सामने इसके अटैक कहाँ ही किसी काम के थे। बाप रे, ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। एंड फिर इधर हम फादर को देखते हैं जिनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। यूनो, तुम इसे संभालो, मैं फादर को ठीक करके आता हूँ। ठीक है। एंड आस्था तुरंत ही अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड को फादर को टच कराता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड इन एल्फ्स के स्पेल्स के ऊपर काम ही नहीं कर रही होती। एंड आस्था एकदम डर जाता है क्योंकि उसे अब नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और वो फादर को कैसे बचाए। एंड तभी फादर बोलते हैं, आस्था मेरे बच्चे, तुम कितने छोटे से थे जब तुम मुझे मिले थे, लेकिन अब तुम कितने बड़े हो गए हो। फादर, मेरी चिंता मत करो आस्था, बाकी के लोगों को बचाओ। एंड आस्था एकदम डर जाता है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। आस्था को बस फादर के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं। नहीं,
फादर। एंड आस्था जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड ये सारे लोग रोने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से आस्था की ग्रिम वॉर्ड चमकने लगती है एंड आस्था की ग्रिम वॉर्ड से आस्था ने जो लाइट की स्वॉर्ड ली थी वो बाहर निकल कर आ जाती है। आस्था को समझ नहीं आता कि आखिर आस्था के ग्रिम वॉर्ड के अंदर की डीमन ने आस्था को ये वाली स्वॉर्ड क्यों दी। लेकिन जैसे ही आस्था इस स्वॉर्ड को पकड़ता है ये एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड से इतनी ज्यादा एंटी मैजिक पावर निकल रही होती है कि पूछो मत। बाप रे, ये कैसी अजीब सी पावर है। हाँ? उस लड़के के पास लाइट की स्वॉर्ड क्यों है? यकीन नहीं होता, इस स्वॉर्ड में तो हद से ज्यादा एंटी मैजिक पावर बह रही है। मुझे इसे कंट्रोल करना होगा, शायद मैं इससे इन एल्व्स के मैजिक को खत्म कर सकता हूँ। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा देता है एंड इसकी स्वॉर्ड से अपने आप बहुत ज्यादा एंटी मैजिक पावर बहने लगती है एंड इसकी स्वॉर्ड सारे के सारे लोगों के पॉइजन को अपने आप खत्म कर देती है। इस तरह आस्था सबको और फादर को बचा लेता है। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यकीन नहीं होता, ये स्वॉर्ड तो कमाल है, शायद मैं इससे अपने दोस्तों को भी बचा सकता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, तो तुम्हारे पास लाइट की स्वॉर्ड क्यों है? एंड तभी ये भी वेटो और फाना की तरफ फटने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड को इसके अंदर घुसा देता है। एंड आस्था ने बिल्कुल सही सोचा था, वो सच में अपनी स्वॉर्ड से रीइंकार्नेशन स्पेल को कैंसिल कर सकता है, इन एल्व्स को वापस से इंसान बना सकता है। फाइनली अब मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ। ये हमने इसे हरा दिया, यू नो। मैंने हराया इसे, तुम बीच में आगे, वरना मैं इसे हराने वाला था। क्या बक रहे हो? एंड तभी ये सारे लोग भी इन दोनों के पास आ जाते हैं एंड इतने टाइम बाद आस्था को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। आस्था, यू नो, तुम दोनों तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, है ना? इसलिए मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। वाटर पंच। एंड फिर इधर हम किंग को देखते हैं जो सो रहा होता है। सर, एक इमरजेंसी है। हाँ? फालतू डरा दिया मुझे, अगर सच में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, क्लोवर किंगडम की तरफ एक अजीब सा बेस उड़कर आ रहा है जो हम पर अटैक करने वाला है। बहुत सारे मैजिक नाइट्स अचानक से एल्व्स बन गए हैं जो उल्टा हमारे किंगडम पर ही अटैक कर रहे हैं, तो जूलियस को भेजो ना, वो सबको संभाल लेगा। सर, विज़र्ड किंग सर जूलियस मारे गए। क्या? एंड इधर हम देखते हैं ये लोग रॉयल कैपिटल पहुंचने वाले होते हैं एंड ये सारे लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होता है, लेकिन ये दोनों मस्त यहाँ पे खाना ठूस रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग कल रात से कुछ खाए नहीं होते भाई, भूखे होते हैं बेचारे। एंड फादर के खुशी के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे होते, लेकिन तभी ये पीछे आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं। तुम दोनों डरो मत प्लीज, अब मैं वापिस से होश में आ गया हूँ। क्या? हाँ, उस एल्फ ने जब मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था तब मैं होश में ही था, लेकिन मैं बस अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, जो एल्फ मेरे अंदर था वो बहुत अच्छा था, वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, मानो उसे कोई स्पेल कंट्रोल कर रही थी। एंड फिर ये तीनों भी साथ में रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। मरना मत आस्था। एंड फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं चारों तरफ तबाही मची होती है। यू नो, हमें इन सारे लोगों को बचाना होगा, तुम इसको लेके लेफ्ट की तरफ जाओ और मैं राइट की तरफ। ठीक है, हम दोनों रॉयल कैपिटल में मिलेंगे। फिर इधर हम मैग्मा और वेनेसा को देखते हैं, जिनके सामने लक खड़ा होता है जो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है एंड ये इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो लक? सच में पागल हो गए हो क्या? लक मेरे अंदर सो रहा है। मेरा नाम वॉल्ट है, जो आज तुम सारे इंसानों को छोड़ेगा नहीं। एंड वॉल्ट फिर से मैग्मा के ऊपर अटैक कर देता है एंड मैग्मा मारा जाता। अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट ने मैग्मा को बचाया ना होता, जो किस्मत को कंट्रोल कर सकती है। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ही कमाल की मैजिक स्पेल है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मैजिकल पावर लेती है। एंड फिर स्टार्ट हो जाती है इन दोनों राइवल्स मैग्मा और लक की बहुत भयानक लड़ाई। एंड इधर हम आस्था को देखते हैं, ये भी इन्हीं दोनों की तरफ आ रहा होता है। मैग्मा इसे अच्छी टक्कर देता है, लेकिन लक भाई अभी लक था ही नहीं, वो तो एक एल्फ बन चुका था जिसकी मैजिकल पावर और स्पीड हद से ज्यादा हो गई होती है। एंड अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट अभी यहाँ पर ना होती तो मैग्मा और वेनेसा कब के मारे जाते, लेकिन क्योंकि ये कैट बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वेनेसा की भी बहुत कम मैजिकल पावर बची होती है। बस थोड़ी देर और तुम अपनी डेस्टिनी कैट को एक्टिवेट रख पाओगी, फिर तो तुम दोनों का मरना पक्का है। एंड वॉल्ट ने मैग्मा और वेनेसा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड इसकी एक आंख से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इसके अंदर लक की भी सोल होती है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो गई होती है अपने दोस्तों की ये हालत देख के, वो भी इसके खुद के हाथों से। एंड वेनेसा की डेस्टिनी कैट स्पेल भी बस खत्म ही होने वाली होती है, लेकिन तभी खत्म होने से पहले ये एक लास्ट बार और अपना जादू दिखाती है एंड आस्था को वहाँ पर ले आती है, जो मैग्मा को आस्था के चंगुल से छुड़ा देता है। एंड अपनी नई स्वॉर्ड से आस्था एक सेकंड में अपने हाफ डीमन फॉर्म में आ जाता है। तो एक और यहाँ पर आ गया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरी स्पीड को कभी टक्कर नहीं दे सकते। एंड वॉल्ट फिर से अपनी फुल स्पीड में आ जाता है एंड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तुम मुझे हराओगे कैसे जब तुम मुझे देख ही नहीं सकते? लेकिन इस बार इसके सामने हमारे आस्था भाई खड़े होते हैं, जो कि की का यूज कर सकते हैं। एंड आस्था आसानी से अपनी स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोक देता है एंड अपने डीमन फॉर्म में उल्टा वॉल्ट का पीछा करने लगता है। ये क्या, एक इंसान की स्पीड मेरे बराबर कैसे? लक की बॉडी वापस करो। एंड आस्था लक के ऊपर अटैक कर देता है एंड लक वहीं पर गिर जाता है। आस्था इसके अंदर भी अपनी
घुसेड़ने वाला होता है, लेकिन वॉल्ट अपने मैजिक से इसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। लेकिन तभी वेनस और मैग्मा भी आकर इसको पकड़ लेते हैं एंड आस्ता किसी तरह अपनी सूंड को इसके अंदर घुसा देता है एंड लक वापस से होश में आ जाता है। एंड ये बहुत ज्यादा दुखी होता है मैग्मा और वेनेसा को हर्ट करने के लिए, लेकिन तभी मैग्मा इसे गले लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। एंड लक बेचारा शर्म के बारे इसको जोर की लात मार देता है एंड फिर ये तीनों के तीनों वापस ब्लैक बुल्स के बेस पर आ जाते हैं, जिसकी हालत अभी सही नहीं होती। हाँ, अरे ये तो तुम लोग हो, यामी सर के पेट्स। अच्छा है तुम लोग ठीक हो, बाकी के लोग कहाँ हैं? वहाँ पर। एंड फिर आस्था तुरंत ही उधर के साइड भागता है एंड ये तीनों भी ठीक होते हैं। ओए तुम कौन हो और तूने ब्लैक बुल्स की रोब क्यों पहनी है? एंड जैसे ही मैग्मा इसके ज्यादा पास जाता है ये इसकी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। अरे चिंता मत करो आप सब, ये हेनरी सेनपाई है। ये हमारी ब्लैक बुल स्क्वाड के पहले मेंबर थे जो सबसे छुप के रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लोगों से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन मैं इनके पास जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है इतने टाइम से ये हमारे बेस में हमारे साथ छुप के रह रहा तो हमें पता भी नहीं था। एंड फिर इन लोगों को पता चलता है कि गॉच भी एक एल्फ बन गया होता है, लेकिन वो इन लोगों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया होता क्योंकि गॉच की भी विल पावर काफी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी को एक एल्फ ही कंट्रोल कर रहा होता है। हम सबको जल्दी रॉयल कैपिटल जाना होगा, लेकिन हम लोगों का मैजिक तो खत्म हो गया है। एंड तभी वहाँ पर चार्मी आ जाती है। अरे नहीं, ये भी एक एल्फ बन गई। किसने? आखिर किसने मेरी सब्जियों के खेत खराब किया? एंड असल में ये एल्फ नहीं बनी होती बल्कि इसके मुंह में सॉस लगा होता है। किसने मेरी सब्जियों का खेत खराब किया? तुम लोगों ने? नहीं चार्मी सेनपाई, आई ऑफ द डार्क सन वालों ने किया है, आपके खेत की कसम। अब उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन हम लोगों का मैजिक खत्म हो गया चार्मी सेनपाई। चिंता मत करो। एंड तभी चार्मी अपनी एक मैजिक स्पेल यूज करती है, कुकिंग शीप, जो इन लोगों के लिए खाना बनाने लगता है। अरे चार्मी सेनपाई, अभी खाना खाने का टाइम नहीं है, चुपचाप खाओ। एंड ये सारे के सारे लोग खाने लगते हैं। एंड असल में ये कोई नॉर्मल फूड नहीं होता बल्कि एक मैजिकल फूड होता है जो दोबारा से इनकी मैजिकल पावर को भरने लगता है। बाप रे, आपका मैजिक तो कमाल है चार्मी सेनपाई। चुपचाप खाना खाओ आस्था। एंड हेनरी भी इनके साथ बैठ के खाने लगता है एंड बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार चार्मी के मैजिक स्पेल की वजह से ये सबके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। हेनरी की भी फुल मैजिकल पावर लौट आती है एंड ये अपने मैजिक से दोबारा से ब्लैक बुल्स के बेस को एक ट्रांसफॉर्मर बना देता है, जिसमें सारे के सारे लोग बैठ के रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं एंड तैयार होते हैं आने वाली एक बहुत ही खतरनाक। हम पैट्री को देखते हैं एंड ये भी लाइट और सारे एल्स की तरफ निकल जाता है, लेकिन तब ही डेड वापस से होश में आ जाता है। एंड असल में ठीक मरने से पहले गुस्से और बहुत ज्यादा हीट की वजह से डेड की एक नई स्पेल अनलॉक हो गई थी, जिससे अब ये सिर्फ मरे हुए लोगों की सोल को नहीं बल्कि जिंदा लोगों की भी सोल को कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल कर सकता था। एंड उसी स्पेल का यूज कर इसने अपनी ऑबिटो और शैली की सोल को बचा लिया था एंड ये तीनों वापस से जिंदा हो गए थे। एंड डेड भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड इसका अब सिर्फ एक ही मिशन था, पैट्री से इस धोखे का बदला लेना। एंड फिर इधर हम ढेर सारे मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। जर्क्स और 2 और मैजिक नाइट बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर द ब्लैक बुल स्क्वाड अपने ब्लैक बुल्स ट्रांसफॉर्मर बेस पे पहुंच जाते हैं। ये कैसा मैजिक है? चार्मी, ग्रे और वेनेसा लोगों को बचाने लगते हैं एंड मैग्मा, लक और गॉर्डन हेनरी के बेस के अंदर से इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये तीनों भी इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वेनेसा की डेस्टिनी कैट की वजह से इन लोगों के अटैक इनको लगते ही नहीं, क्योंकि ये तो किस्मत कंट्रोल कर सकती है ना। वाह, मेरी टीम कितनी कूल है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मैजिक को कंबाइन कर एक बार में इस पूरे शहर को उड़ा देंगे। एंड तभी ये सारे लोग एक साथ अपने मैजिक को कंबाइन कर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ब्लैक बुल्स के बेस से निकल कर आते हैं हमारी आस्था भाई की कैनन बॉल, जो एक ही बार में इन तीनों को सुला देते हैं एंड वापस से ह्यूमन बना देते हैं। एंड भाई ये लोग इस समय साथ में लगभग समझ लो अनस्टॉपेबल होते हैं। एंड तभी वहाँ पर ऑबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। ओए ब्लैक बुल्स वालों, अब हमारा मिशन सेम है, क्यों ना तुम हम लोगों से हाथ मिला लो और हम लोग तुम्हें 1 सेकंड में ऑबिटो के मैजिक से रॉयल कैपिटल लेके जा सकते हैं। तुम लोग बाकियों को संभालना और हम लाइट को संभालेंगे। बताओ, हाथ मिला? चुप है। एंड तो भी आज तो इसको पकड़ लेता है। तुम ही थे ना जिसने हमारे रॉयल कैपिटल पर अटैक किया था, उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। ये लड़का पागल है क्या? अभी इन सब का टाइम नहीं है। और हाँ, एक चीज और, हम लोग किसी को मारने नहीं वाले, हम सबको एक साथ मिलके सारे लोगों को बचाना होगा, समझे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने वैसे भी मास्टर लाइट के कहने पर बहुत पाप किए हैं, शायद इससे मैं अपने थोड़े बहुत पाप उतार सकूं। नहीं, मैं नहीं मदद करने वाली, मैं सिर्फ इसलिए लाइट की मदद करती थी क्योंकि वो मुझे जो मन करे वो एक्सपेरिमेंट करने देता था। ठीक है शैली, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो बदले मैं तुम्हें मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दूंगा। क्या सच में आस्था? हाँ, लेकिन दर्द तो नहीं होगा ना? मुझे होगा, बहुत दर्द होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो शैली, क्यों ना तुम
तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स लोगों की मदद के लिए यूज करो, फिर तुम जो मन करे वो एक्सपेरिमेंट कर पाओगी। ठीक है आस्था, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें काट के तुम्हारा दिल जरूर देखूंगी कैसा दिखता है। ओके, ये लड़का सच में पागल है क्या? एंड तभी चार्मी इन सबको अपना टेस्टी खाना दे देती है। जो भी हमारी मदद करेगा वो ये टेस्टी खाना पाएगा। एंड डैड को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई ये कैसी स्क्वाड है, पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मची और ये लोग खाना खा रहे हैं। इस लड़के की पूरी स्क्वाड पागल है। एंड डैड से भी चार्मी के टेस्टी खाने की वजह से कंट्रोल नहीं होता एंड ये भी तैयार हो जाता है आस्था की मदद करने के लिए। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन तब तक जब तक लाइट मेरे सामने नहीं आ जाता। एंड फिर इधर हम पूरी गोल्डन डॉन की स्क्वाड को देखते हैं जो पूरे के पूरे एल्व्स बन गए होते हैं। ये सारे के सारे क्योंकि पहले से ही रॉयल कैपिटल के पास थे, इसीलिए ये लोग पहले ही रॉयल कैपिटल पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर किंग और टॉप की रॉयल फैमिलीज रहती हैं। एंड तभी वहाँ पर यामी सर और फिनरल आ जाते हैं जिन पर ये लोग अटैक कर देते हैं। यामी सर भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने सारे होते हैं इसलिए यामी सर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर के राइवल ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन जैक आ जाता है। यार इस खंबे को ही आना था क्या हमारी मदद के लिए? पहले मैं तुम्हें ही काट दूं क्या यामी? तुम इंसान हमें नहीं रोक सकते, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? एंड तभी इन सबके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है एंड कैप्टन जैक अपना कट मैजिक इसके ऊपर यूज कर देते हैं, लेकिन इसका आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम अपने मैजिक से मेरे आर्मर को नहीं काट सकते इंसान। ये बेचारा इस खंबे के मैजिक को जानता ही नहीं। एंड असल में कैप्टन जैक की पावर होती है कि ये कुछ भी काट सकता है, हवा पानी डायमंड कुछ भी, बस इसका मन होना चाहिए उस चीज को काटने का। एंड कैप्टन जैक अपने मैजिक से इसके आर्मर को आराम से काट देता है। एक तो गया यामी, दूसरा भी गया खंबे। एंड तभी फिनरल इन दोनों के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है एंड ये दोनों इन दोनों को भी सुला देते हैं। ओए तुम्हारा मैजिक तो काफी अच्छा है, मेरी स्क्वाड में आना चाहोगे? मेरी गाड़ी से दूर हटो खंबे। लेकिन तभी फिनरल और इन लोगों को इन एल्व्स का कैसल दिख जाता है जो इनकी तरफ आ रहा होता है। एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन की बेकी को देखते हैं एंड ये भी एक एल्फ बन गई होती है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपास मैजिक होता है जिससे किसी के भी अटैक की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकती है। एंड ये सिल्वर फैमिली के घर में घुस गई होती है एंड सब पर अटैक कर रही होती है। एंड फिर इधर हम नोएल के दोनों भाई बहन को देखते हैं एंड ये बहुत गुस्सा होता है क्योंकि नोएल ने इसको इतना गंदा हराया होता है। लेकिन तब इनके कमरे में बेकी आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रॉयल पैलेस में घुसने की? तुम दोनों को मरना होगा इंसान। इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? कोई बात नहीं, तुम हम रॉयल्स को नहीं हरा सकती। मिस्ट मैजिक। एंड तभी अपना मिस्ट मैजिक यूज करती है एंड अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देती है। लेकिन हमें तो पता है कि एल्व्स के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक डिटेक्शन की पावर होती है, इसलिए बेकी आसानी से असली नेबरा को ढूंढ देती है एंड अपने कंपास नीडल अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। दीदी तुम इंसानों को तड़प तड़प कर मरना होगा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी सॉलिड भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेकी अपने मैजिक से इसके सारे अटैक्स की डायरेक्शन को ही चेंज कर दे रही होती है एंड इसका एक भी अटैक इसे लग ही नहीं रहा होता। एंड फिर इधर ऊपर हम इन एल्व्स के बेस को देखते हैं जो रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है। यार पता नहीं आज मैं किसका चेहरा देखकर उठा था, शीशा देखकर तो नहीं उठे थे ना यामी? एंड तभी ये लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आखिर मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? एंड तभी यामी सर को जोरा दिख जाता है एंड ये थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। कैसे हैं आप साइको कैप्टन? मैंने फाइनली आपकी स्क्वाड ज्वाइन कर ली। कौन हो तुम? बहुत अच्छे, काफी देर लगा दी तुमने गधे। ठीक है हम लोग अंदर जा रहे हैं किंग को बचाने, तुम लोग अपने अपने कैसल को जाके बचाओ। मुझे ऑर्डर मत दो कॉमनर। ओए यामी इस लड़के को मुझे दे दो ना यार। बढ़ में जाओ। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो सिल्वर फैमिली के कैसल में आ जाते हैं एंड चारों तरफ लोग मर पड़े होते हैं। तुम लोग अपना ध्यान देना ठीक है, मुझे एक काम है। रुको जोरा, जाने दो से नोएल, एक एल्फ हमारे सामने है। एंड तभी इन दोनों के सामने एक एल्फ आ जाता है, लेकिन नोजेल आसानी से इसे अपने मरकरी मैजिक से हरा देता है। एंड ये अपने मैजिक से अपने मरकरी को कुछ भी बना सकते हैं और कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड फिर इधर हम सॉलिड को देखते हैं जिसका एक भी अटैक बेकी को लग ही नहीं रहा होता। आखिर कैसे? तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? अब मरो इंसान। एंड तभी बेकी का अटैक इसे लगने वाला होता है, लेकिन तभी नोजेल इसे आकर बचा लेता है। नोएल इसके ऊपर अपने वाटर ड्रैगन गॉड अटैक यूज कर देती है, लेकिन ये इसके अटैक की भी डायरेक्शन को चेंज कर उसे ऊपर भेज देती है। नेब्रा और सॉलिड नोएल के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को देखकर डर जाते हैं एंड तभी नेब्रा फिर से अपना मिस्ट मैजिक यूज कर देती है एंड इन सब को अपने मिस्ट में छुपा देती है। लेकिन तभी बेकी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनदर एटलस यूज कर देती है एंड ये सारे के सारे अनदर एटलस के रूम के अंदर फंस जाते हैं एंड इसके मैजिक की वजह से ये लोग अब कुछ भी कर इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक ये बेकी को हरा न दे। एंड इस रूम में बेकी के अलावा ये लोग अपना कोई मैजिक अटैक तक यूज नहीं कर सकते, मतलब समझ लो इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आज तक इसके अनदर एटलस अटैक से कोई भी नहीं बचा होता, ये लोग पूरी तरह से घेर लिए गए होते हैं एंड बेकी चारों तरफ से इनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक कंपास नीडल से अटैक कर रही होती है। नोजेल इन सबको किसी तरह अपने मरकरी मैजिक से
बचा रहा होता है, लेकिन क्योंकि ये भी ढंग से अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए ये भी काफी इंजर्ड हो जाता है। आज तुम लोगों का मरना पक्का है इंसानों, क्योंकि कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आ सकता। लेकिन तभी नोजेल बोलता है, तुम शायद जानती नहीं, हम सिल्वर फैमिली को किसी की मदद की जरूरत नहीं। एंड जैसे ही नोएल ये सुनती है, इसको इसका पास्ट याद आ जाता है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि नोएल की मम्मी नोएल को जन्म देते वक्त खत्म हो गई थी, इसीलिए ये दोनों इससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इसे परेशान करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इसकी वजह से इनकी मम्मी खत्म हुई है। और ये लोग कभी भी अच्छे से नोएल से पेश नहीं आते थे और इसे अपनी बहन तक नहीं मानते थे। लेकिन आज पहली बार नोजेल ने नोएल को सिल्वर फैमिली का पार्ट बोला था। नोएल अपने अटैक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। बेकी चारों तरफ से इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। नोजेल का सारा मैजिक इन सबको बचाने में ही लग रहा होता है, लेकिन इसका भी मैजिक धीरे धीरे वीक हो रहा होता है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। सही कहा इंसान, तुम सबका मरना आज पक्का है। नोजेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि आखिर कैसे वो बेकी के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से इन सबको बचाए। एंड तभी नोएल सोचती है, सोचो नोएल, अगर आज तक यहाँ पर होता तो वो क्या प्लान बनाता। सोचो, एक ऐसा प्लान सोचो जो आज तक किसी ने न सोचा हो। एंड तभी नोएल को एक आइडिया आ जाता है, ठीक है, अगर मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूंगी अपने मैजिक को कंट्रोल। नोजेल भैया, हमें अपने मैजिक से घेर लीजिए। एंड तभी नोएल पहले की तरह अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं करती एंड हद से ज्यादा वाटर मैजिक रिलीज करने लगती है, जिससे इस पूरे के पूरे रूम में पानी भर जाता है। एंड ये लोग तो आसानी से सांस ले पा रहे होते हैं, लेकिन बेकी नहीं। एंड नोएल का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है एंड सांस लेने के लिए बेकी अपने मैजिक को डीएक्टिवेट कर देती है। एंड जैसे ही अपने मैजिक को डीएक्टिवेट करती है, नोजेल एक ही अटैक में इसको सुला देता है एंड अपने ट्रैप मैजिक से बेकी को पकड़ लेता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह गए होते हैं कि नोएल कितनी पावरफुल और इंटेलिजेंट हो गई है। थैंक यू भैया, आपकी मदद से ही हम लोग इसे हरा पाए। एंड तभी नोजेल नोएल से कहता है, नोएल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एंड फिर हम नोजेल के पास्ट को देखते हैं, जब इसकी मम्मी इससे बात कर रही थी। नोजेल, तुम्हारे दोनों भाई बहन को तुम्हारे पापा का वाटर मैजिक मिला है और मुझे लगता है कि नोएल को भी वाटर मैजिक ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरा मरकरी मैजिक मिला है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे नोजेल, इसीलिए मेरे जाने के बाद नेपरा, सॉलिड और नोएल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। अपने तीनों भाई बहन का ख्याल रखना नोजेल। और इसीलिए क्योंकि तुम इतनी वीक थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें भी मम्मी की तरह खो दूं, मैंने तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी और तुम्हें द ब्लैक बुल स्क्वाड में भेज दिया था कि तुम्हें कभी ज्यादा खतरनाक मिशन ना करना पड़े और तुम हमेशा सेफ रहो। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया नोएल, आज तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो गई हो, इसीलिए मुझे माफ करना। एंड नेपरा और सॉलिड को यकीन नहीं होता कि खुद नोजेल ने नोएल से माफी मांगी होती है। नोएल को भी यकीन नहीं होता कि इसका भाई इसको कितना प्यार करता था। चलो अब हमें बाकी। तभी नोजेल के अंदर 3 कंपास नीडल आकर घुस जाते हैं। असल में बेकी अभी बेहोश नहीं हुई होती एंड ये दोबारा से इन सबको अपने अनदर एटलस अटैक में घेर लेती है, लेकिन इस बार इसका रूम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे अब नोएल कुछ भी करके इस पूरे रूम में पानी नहीं भर सकती। तुम इंसानों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। एंड तभी ये फिर से इन सबको अपने नीडल से घेर लेती है एंड अब तो नोजेल भी नहीं होता इन सबको बचाने के लिए। नोएल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये समझ गई होती है कि अब इसके तीनों भाई बहन को बचाने की जिम्मेदारी अब इसकी है। एंड असल में जितने भी रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि अगर रॉयल्स बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और हार्डवर्क करते हैं और अपने मैजिक को कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं, तो अगर कभी ये बहुत ज्यादा मुसीबत में होती है या फिर इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी को बचाने की या खुद बचने की, तब इनकी ग्रिम वॉर में खुद एक ऐसी स्पेल आ जाती है जो इनकी मदद कर सकती है। एंड क्योंकि नोएल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और अभी इसके तीनों भाई बहन की जिंदगियां इसके हाथों में होती है एंड इसे सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नोएल की खुद से एक नई स्ट्रॉन्ग स्पेल अपने आप अनलॉक हो जाती है, जिसका नाम होता है वाटर वैल्करी आर्मर, जो कोई नॉर्मल मैजिक अटैक नहीं होता बल्कि नोएल का खुद का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम इंसान मुझे नहीं हरा सकते। एंड बेकी इसके ऊपर फिर से अपने कंपास नीडल से अटैक कर देती है, लेकिन नोएल अपने इस नए फॉर्म में उड़ भी सकती है एंड इसकी स्पीड और रिफ्लेक्स भी हद से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। नोएल आसानी से इसके सारे अटैक्स को डॉज कर दे रही होती है एंड इसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। नोएल एकदम तितलियों की तरह उड़ रही होती है एंड इसको देखकर नोजेल को इसकी मम्मी की याद आ जाती है। तुम्हें तो याद ही होगा कि इनकी मम्मी को लोग द डांसिंग प्रिंसेस ऑफ बैटलफील्ड बुलाते थे, क्योंकि इसकी मम्मी पूरे बैटलफील्ड में ऐसे लड़ती थी और सबको खत्म करती थी जैसे वो नाच रही हो। ठीक वैसे ही जैसे अभी नोएल उड़ रही होती है। नोएल फुल स्पीड में इसके कंपास नीडल्स को काटते हुए इसके पास पहुंच जाती है एंड अपने वाटर स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देती है। बेकी दोबारा से अपने कंपास मैजिक का यूज करती है, लेकिन ये इस बार एक गलती कर देती है। ये नोएल के अटैक को ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं भेजती, बल्कि उल्टा नोएल की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर
देती है, लेकिन नोएल इस समय इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ना तो सिर्फ ये खुद के अटैक को उल्टा झेल लेती है, बल्कि इसके डायरेक्शन कंपास तक को तोड़ देती है। एंड इस बार बेकी को अपने अटैक से पूरी तरह से सुला देती है, जिसकी वजह से इसका अनदर एटलस अटैक गायब हो जाता है एंड ये चारों लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी 6 और एल्स वहाँ पर आ जाते हैं और इन सबको घेर लेते हैं। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई बेकी की ये हालत करने की? एंड तभी ये एल्स सॉलिड और नेब्रा के ऊपर एक बहुत ही फास्ट फायर अटैक यूज कर देता है, जिसे नोएल सही टाइम पर नहीं रोक सकती थी भैया। लेकिन तभी सॉलिड के पीछे एक मैजिक ट्रैप खुलता है जो इसके अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस इसी की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट कर भेज देता है। भाई तुम लोग समझ गए होगी कौन आया होगा अपना। जाओ इन सबको हील करो। हाँ, मैं एक नोबल हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ के आ जाता हूँ जहाँ से मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ। ठीक है अभी करता हूँ। एंड नोजेल भी उठ जाता है एंड अपने मरकरी मैजिक से अपने वुंड्स को ब्लॉक कर देता है। एंड ये तीनों की तीनों तैयार होते हैं इतने सारे एल्स से लड़ने के लिए। नोएल इन पांचों की तरफ उड़ जाती है। नोजेल अपने मैजिक से इसको प्रोटेक्ट करता है और 2 लोगों को पकड़ लेता है। नोएल की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए इन लोगों का अटैक इससे लग ही नहीं रहा होता। एंड जैसे ये लोग नोएल के पीछे जाने लगते हैं तभी जोरा अपने ट्रैप मैजिक से इन लोगों को पकड़ लेता है। एंड तभी ये दोनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देते हैं। एंड जोरा अपने ट्रैप स्पेल से इनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट करके इन लोगों की तरफ भेज देता है। एंड ये तीनों मिलके इतने सारे एल्व्स की अकेले बैंड बजा देते हैं। एंड फिर इधर हम किड्स मिमोसा और एन को देखते हैं जो वर्मिलियन के कैसल में होते हैं, जो अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर वर्मिलियन के कैसल से सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके पास डेविड आ जाता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम लोगों को खत्म करने नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम सारे लोग खुद ही थोड़ी देर में खत्म होने वाले हो। क्या कहना चाहते हो तुम? शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक ऐसा कोई आ रहा है जो अकेले तुम सब इंसानों को आसानी से खत्म करने की ताकत रखता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं किंग के सामने खड़ा होता है लांग्रिस। लांग्रिस के पापा मम्मी इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लांग्रिस तो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा था। ये तो अपनी बॉडी के अंदर सो रहा होता है, इसीलिए उल्टा अपने मम्मी पापा पर ही अटैक कर देता है एंड किंग को खत्म करने वाला होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल में घुसने की? यकीन नहीं होता, इंसानों ने तुम्हारे जैसे वीक और अजीब से दिखने वाले को अपना किंग बनाया है। हाँ? वीक किसको बोला तुमने? अब तुम्हें सजा मिलेगी। एंड तभी ये किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट आरो मैजिक यूज करता है। क्या हुआ अब बोलो, डर गए ना मेरे इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक? लेकिन तभी लांग्रिस आसानी से इसके स्पेल को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से खत्म कर देता है। इस किंग की एकदम हवा निकल जाती है एंड लांग्रिस किंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फिनिस आकर इसके हाथ को पकड़ लेती है। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लांग्रिस? मैं लांग्रिस नहीं हूँ इंसान, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और तभी लांग्रिस इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी फिनरल वहाँ पर आ जाता है और फिनिस को बचा लेता है। कौन हो तुम? मैं फिनरल हूँ लांग्रिस, तुम्हारा भाई। और तभी कैप्टन यामी और कैप्टन जैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर तुम लोग अंदर तक कैसे आ गए मेरे सारे साथियों से बच के? हम बच के नहीं आए बच्चे, तुम्हारे साथियों की बैंड बजा के आए। और तभी फिनरल के मैजिक से यामी सर और कैप्टन जैक इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग लांग्रिस को छू तक नहीं पाते, क्योंकि लांग्रिस के एल्फ के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल होती है, जिसकी वजह से कोई भी मैजिक अटैक इसके पास तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप इसकी ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन स्पेल अपने आप ही सारे मैजिक अटैक्स को ब्लॉक कर देती है एंड लांग्रिस को बचाती है। पापा मम्मी फिनिस, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं लांग्रिस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या? फिनरल भूलो मत, तुम एक ब्लैक बुल के मेंबर हो और लांग्रिस गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, तुम उसे नहीं रोक सकते। ओए मेरे स्क्वाड को इतना हल्के मत लो अंकल जी। आप भी जाओ बंटी, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा फिनरल। चिंता मत करिए मिस फिनिस, मैं लांग्रिस को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मुझे कैसे भूल गए तुम, मैं किंग हूँ। एंड तभी जैक इसके ऊपर अटैक कर देता है, जो इसको तो नहीं लगते लेकिन किंग को जाकर लग जाते हैं। पागल जैक। एंड तभी लांग्रिस इन सब के ऊपर अपने होमिंग अटैक से अटैक कर देता है, जिससे ये लोग किसी तरह बचते हैं। एंड ये लोग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से इनके अटैक्स इसको लग ही नहीं रहते। आखिर क्या करें हम, इसके ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से हमारे अटैक तो इसे लग ही नहीं रहे। लेकिन तभी हम कैप्टन जैक को देखते हैं, जैसा तुम्हें पता होगा कि भाई ये कुछ भी काट सकता है, बस इसका मन होना चाहिए। एंड कैप्टन जैक लांग्रिस के होमिंग अटैक को काटने लगता है। ये क्या? ये खंबा चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसका मैजिक कमाल है। आओ दिखा देते हैं इसको। जैक डार्क मैजिक, कट मैजिक, डायमेंशन स्लैश, डेथ साइजर। एंड इन दोनों के अटैक लांग्रिस के ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक को ही काट देते हैं। एंड लांग्रिस को थोड़ी सी चोट लग जाती है एंड जैसे इसको चोट लगती है पागल हो जाता है। तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चोट दो। लगता है ये सच में पागल हो गया यामी। लेकिन तभी फिनरल अपना मैजिक यूज करता है एंड लांग्रिस के बगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड पहली बार जिंदगी में ये अपने भाई को बचाने के लिए लांग्रिस को एक जोर का पंच मार देता है। एंड इसका पंच क्योंकि कोई मैजिक अटैक
अटैक नहीं होता, इसलिए लांग्रिस का ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन इसके ऊपर काम नहीं करता। एंड लांग्रिस को फिनरल का पंच लग जाता है एंड ये दोनों वहीं पर थक कर बेहोश हो जाते हैं। एंड तभी हम पैट्री को देखते हैं एंड ये भी अपने बेस पर आ गया होता है जहाँ पर गॉच और मैरी खड़े होते हैं। एंड तभी राया भी वहाँ पर आ जाता है एंड ये सब के सब एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। लेकिन पैट्री सिर्फ लाइट से मिलना चाहता था। सॉरी पैट्री, लेकिन लाइट अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया है। कोई बात नहीं, एक और मैजिक स्टोन हमें चाहिए, फिर हम सारे एल्स का पूरा रीइंकार्नेशन कंप्लीट हो जाएगा और लाइट वापस से होश में आ जाएगा। एंड असल में अब पैट्री का प्लान लास्ट स्टेज पर होता है। फिर इधर हम देखते हैं दो और एल्फ जिंदा हो जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि फाना और वेटो होते हैं। वेलकम बैक फाना, वेटो। एंड ये दोनों भाई दोबारा से शैली के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो गए होते हैं। ये क्या, मेरा सैलमेंडर मेरे पास नहीं है? ओह, शायद किसी इंसान को तुम्हारे सैलमेंडर ने चुन लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। चलो बाकियों से चल के मिल लो। नहीं, पहले हमें कपड़े दो यार, और खास करके फाना को। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो फाना ऐसी अच्छी लग रही। एंड फिर हम देखते हैं 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्व्स एक साथ एपोस्टल पर खड़े होते हैं और कुछ जादू टोटका कर रहे होते हैं। एंड इनके इस रिचुअल से किंग के कैसल के ठीक ऊपर एक दूसरा शैडो कैसल बन जाता है जो कि अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड का रास्ता होता है। एंड असल में आस्था के ब्लैक क्लोर वर्ल्ड में दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पर सारे इंसान लोग रहते हैं और एक अंडरवर्ल्ड जिसके अंदर आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर को जो डीमन है उसकी तरह सारे डीमंस रहते हैं। एंड अंडरवर्ल्ड भाई इतना खतरनाक होता है ना, तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। एंड अब असल में इन एल्व्स के फाइनल प्लान का टाइम था। इस शैडो कैसल में जो अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड के बीच का बॉर्डर है, वहाँ पर यूनो वाले मैजिक स्टोन को अगर इन लोगों ने एक थ्रोन पर लगा दिया तो सारे के सारे एल्व्स अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा हो जाएंगे। एंड भाई जितने भी इंसान है वो सारे के सारे एक बार में अंडरवर्ल्ड में डीमन वाले वर्ल्ड में चले जाएंगे। एंड ये होता है इन लोगों का मेन और सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दे सकता। एंड तभी डेविड के ऊपर किड्स अटैक कर देता है, लेकिन ये अपनी डाइस मैजिक का यूज कर बच जाता है और ये भी एल्व्स की तरफ निकल जाता है। अरे नहीं, मैं कहना तो नहीं चाहता जैक, लेकिन उस कैसल से बहुत ज्यादा खतरनाक की आ रही है मुझे। तो चलो फिर यामी उसके अंदर घूम कर आते हैं। लेकिन तब ये लोग देखते हैं ढेर सारे एल्व्स इन लोगों की तरफ इन लोगों को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। अब हम क्या करें? अरे यार फिनरल उठो बे। एंड असल में इन लोगों का मैजिक भी लगभग खत्म ही हो गया होता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतने सारे एल्व्स इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से वहाँ पर ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं। लाइट कहाँ है? ये कैसा मैजिक है? एंड इन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर आ गया होता है। भाई यामी सर, हम आ गए। बहुत अच्छे, एकदम सही टाइम पर आओ गधो। चलो दिखा देते हैं इन्हें द ब्लैक बुल्स की पावर। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 22 खत्म हो जाता है। मैं बता दे रहा हूँ भाई, अब शुरू होने वाली है मेन फाइट। एंड अगला पार्ट भाई इतना ज्यादा मस्त होने वाला है ना कि तुम लोगों को मजा आ जाएगी। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना प्लीज अपने एनिमिटी भाई के लिए। और हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा और बहुत ज्यादा मस्त होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।